हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड जिन टॉपिक्स से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली, उन टॉपिक्स से ये मैंने क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं। जी हाँ, इसलिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। सो अपना पेन पेपर निकाल लीजिए। थ्योरेटिकल भी होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे, इजी भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, सब तरह के क्वेश्चंस मिक्स होंगे। मेरे साथ सॉल्व करिएगा। अपने 30 जून को जो आपका यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम है उसके लिए सेशन बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा किसी स्टेट के सेट, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी ये सेशन बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना, जब मैं आपको कोई क्वेश्चन करवाऊंगी और समझाऊंगी, समझाते वक्त मैं आपको रेफरेंस वीडियो बताऊंगी कि ये पूरा टॉपिक मैंने इस वाली क्लास में करवाया हुआ है। तो उसके बाद, इस क्लास के बाद फिर वो क्लास आप जरूर देख लेना, तो वो टॉपिक्स आपके दिमाग में क्लियर कट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो दिसंबर 2026 का बैच एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, इसमें 2 वैलिडिटीज हैं। कम वैलिडिटी वाला जो आप सेलेक्ट करेंगे तो दिसंबर 2026 की है, ज़्यादा वैलिडिटी आप सिलेक्ट करेंगे तो दैट विल इंक्लूड जून 2027। ठीक है जी। तो वैलिडिटी आप अपने अकॉर्डिंगली केयरफुली डिसाइड कर सकते हैं, आपको जिस वाले जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे जो आपका दिसंबर 2026 की लाइव क्लासेस आपकी जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही आपका ये जून वाला एग्जाम हो जाता है ना, उसके हफ्ते 2 हफ्ते बाद पूरा जो डेट डिसाइड होगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी टेलीग्राम पर। ठीक है जी। और कम्युनिटी पोस्ट में भी नए बैच की लाइव क्लासेस के लिए आप अभी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, वैलिडिटी अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करके ओनली यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स कॉम्बो, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स दोनों रहेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करके यू कैन विजिट एंड यू कैन सिलेक्ट द प्लान अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, हिक्सियन डिमांड कर्व इज कंपनसेटेड डिमांड कर्व। स्लट्सकी इक्वेशन decomposes प्राइस इफेक्ट into income and substitution effects. For a given good, substitution effect is positive. What will be the correct answer? क्या होगा सही जवाब? तो देखिए, अब मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको रेफरेंस वीडियोस बता देती हूँ। एक तो हमारे चैनल पर एक वीडियो है कंपनसेटेड डिमांड कर्व करके, वो वीडियो आप देखेंगे। डायरेक्शंस ऑफ प्राइस, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, उस वीडियो में भी ये चीजें क्लियर है। चैनल पर मौजूद हैं ये वीडियोस बिल्कुल फ्रीली। ठीक है, मैंने ना ये बात बहुत बार बहुत क्लासेस में समझाई है कि ये आपका जो इफेक्ट्स होते हैं ना, है ना, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, इनकी इंटरप्रिटेशन अलग होती है। अलग अलग सोर्सेज में इनकी इंटरप्रिटेशन अलग दी हुई है ना। मैं क्लास में समझाती हूँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव, फिर भी कोई ना कोई नीचे कमेंट कर देगा कि नहीं ये पॉजिटिव होता है ना। प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव, फिर भी कोई ना कोई बोल देगा ये नेगेटिव होता है। दैट इज बिकॉज इंटरप्रिटेशंस में डिफरेंस है, और अभी तक आपको ये चीज़ें दिमाग में क्लियर ही नहीं हुई कि कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है। मुझे भी नहीं क्लियर थी जब मैं अपने बैचलर्स में थी, है ना। तो ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती है जब आप पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, पेपर्स पढ़ते हो, तब जाकर। तो इन सभी कंफ्यूजन्स पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है कंपनसेटेड डिमांड कर्व करके, उसमें ये सारे इफेक्ट्स आपको समझाए हुए हैं। एक शॉर्ट भी बनाया था इनकम इफेक्ट को लेके कि इनकम इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव फॉर नॉर्मल गुड्स, है ना। तो वो देखकर आप अपनी सारी कंफ्यूजन्स दूर कर सकते हैं इन इफेक्ट्स के बारे में कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कब होते हैं, किस गुड के केस में कैसे हो सकते हैं। ठीक है जी, ये गलत है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव आएगा यहाँ पर। ठीक है, नो वन विल कमेंट कि नहीं मैम ये तो पॉजिटिव होता है। उससे पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए कंपनसेटेड डिमांड कर्व वाली। ठीक है, द डिफरेंस इन इंटरप्रिटेशंस, इंटरप्रिटेशन हर एक चीज़ की डिफरेंट है। हम रियल इनकम कंसीडर कर रहे हैं, मनी इनकम कंसीडर कर रहे हैं, उस पर वो इफेक्ट्स की डायरेक्शन जो हैं और ये जो आपके होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज़, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है जी। सो ये गलत है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। हिक्स की बुक में हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की हिक्स की बुक में। सो थर्ड वाला आपका एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड दोनों ठीक है। हिक्सियन डिमांड का भी कंपनसेटेड डिमांड का हम बोलते हैं, और स्लट्स की इक्वेशन प्राइस इफेक्ट को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करती है, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली इज द करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, आपको मैच करना है।
देखिए एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं। फ्रीडमैन का अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस आएंगी आपकी। कुर्नो का क्या आएगा, कुर्नो डुओपोली मॉडल है ओलिगोपोली का, एंड नैश डोमिनेंट स्ट्रैटेजी इक्विलिब्रियम, है ना। सो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ए इज ए करेक्ट आंसर। और ये सारे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा बैच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस है, उसमें ये सारे कंसेप्ट समझाए हुए हैं। अच्छा, जो आपका एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम है, इससे आगे अभी क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में मैं आपको समझा दूंगी। कुर्नो का भी एक क्वेश्चन है आगे जाके, उसके बारे में भी समझा दूंगी। फ्रीडमैन का अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस हो गया। फिलिप्स कर्व जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जब हम लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की बात करते हैं उसमें हम पढ़ते हैं देयर आर अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस, और फ्रीडमैन ने कहा है कि फिलिप्स कर्व जो है वो लॉन्ग रन में वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है, ठीक है। सो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस को फ्रीडमैन ने सपोर्ट किया है, ठीक है। तो इसके अलावा हम नैश इक्विलिब्रियम अभी पढ़ लेते हैं। नैश इक्विलिब्रियम वाला जो अभी हमने चीज़ पढ़ा, नैश इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक फर्म बेस्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है गिवन अदर स्ट्रैटेजी, दूसरे की स्ट्रैटेजी को गिवन मान के। बट डोमिनेंट स्ट्रैटेजी में हम पढ़ते हैं कि भाई एक फर्म अपना बेस्ट चूज कर रहा है रिगार्डलेस ऑफ फर्म बी विल डू, मतलब दूसरा जो मर्जी करे वो अपना बेस्ट कर रहा है। आप इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है, एवरी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी इज आल्सो ए नैश। हर एक डोमिनेंट स्ट्रैटेजी इक्विलिब्रियम जो है वो नैश इक्विलिब्रियम भी होता है, पर सारे नैश इक्विलिब्रियम डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज नहीं होते। नॉट ऑल नैश इक्विलिब्रियम आर डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज। इसके ऊपर पूरी मेरी गेम थ्योरी की वीडियो है जिसमें मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हुई हैं कि हमको डोमिनेंट स्ट्रैटेजी कैसे फाइंड आउट करनी होती है, नैश इक्विलिब्रियम कैसे होता। क्या है असल में कि अगर सारे प्लेयर्स की डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, तो आराम से हम नैश इक्विलिब्रियम देयर चॉइसेस, नैश उनकी चॉइसेस नैश इक्विलिब्रियम क्रिएट करती हैं, ठीक है। पर ऐसा भी केस होता है कि डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज होती ही नहीं है किसी भी प्लेयर की गेम में, पर उस केस में भी हम नैश इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, ठीक है। उस केस में भी हम नैश इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। इसीलिए लिखा है कि हर डोमिनेंट स्ट्रैटेजी इक्विलिब्रियम जो है दैट इज आल्सो ए नैश इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर सभी प्लेयर्स की डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज होंगी तो देयर चॉइसेस क्रिएट ए नैश इक्विलिब्रियम। पर सारे नैश इक्विलिब्रियम डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज नहीं होते, बिकॉज अगर डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज नहीं है तब भी हम नैश इक्विलिब्रियम को फाइंड कर सकते हैं। और ये फाइंड करना मैंने अपनी बैच की क्लासेस में बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है जी। आगे चलिए, हैरेड ग्रोथ मॉडल। हैरेड ग्रोथ मॉडल क्या आएगा, 3 तरह के ग्रोथ रेट्स होते हैं, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। सो वारंटेड ग्रोथ रेट इज इक्वल टू, अब इसमें ना वैसे आपको एग्जाम में एब्रीवेशंस दी होंगी, इसमें दी नहीं हुई, दी होंगी। अब ये आपका जो है दैट इज एमपीएस या सेविंग इनकम रेशियो डिवाइड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो, बिल्कुल सही है। एस ओवर वी इट इज सेविंग इनकम रेशियो ओवर कैपिटल आउटपुट रेशियो। और हमने बड़े अच्छे से ये कंसेप्ट अभी रिसेंटली मैंने हैरेड डोमर एंड सोलो मॉडल की क्लास अपलोड करी है। आई होप आप सबने देख लिया, नहीं देखी तो देख लेना, बिकॉज मैंने मेजर सोर्सेज से TRJ फिर थेरवाल की बुक पढ़कर, काफ़ी सारी बुक्स पढ़कर नोट्स बना के वो क्लास दी है आपको हैरेड डोमर सोलो इंडिगनस ग्रोथ मॉडल्स की। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाए आपका सवाल ही नहीं पैदा होता इन मॉडल से, ठीक है। वो क्लास ज़रूर देख लेना। तो आपकी नेचुरल ग्रोथ जो है ये लेबर फोर्स ग्रोथ एंड टेक्निकल प्रोग्रेस पर डिपेंड करती है, और इन तीनों की इक्वालिटी जो है दैट इंश्योर स्टेडी ग्रोथ, जिसको हम नाइफ एज इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। बट इसमें डिवर्जेंसीज पॉसिबल होती है। ये देखो ये आ गया एरो इम्पॉसिबिलिटी से, आगे जाके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे आपके, ठीक है। कहते हैं कौन सा पॉइंट जो है वो एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम की असम्पशंस को वायलेट करता है। तो देखो मैं आपको पहले एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम पढ़ा देती हूँ। यहाँ पे हम एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ये चीज़ें, नॉन डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप नहीं होगा भाई, मल्टीपल वोटर्स की जो विशेज है, जो प्रायोरिटीज है वो कंसीडर करी जाएंगी। पेरेटो एफिशिएंसी, इंडिपेंडेंस होगी, इरेलीवेंट अल्टरनेटिव्स, अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन, सोशल ऑर्डरिंग। और ये पूरा इस पर पूरा 1 घंटे का मतलब क्लास है, वो आप देख सकते हैं, वो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले फोल्डर में है, ठीक है। तो अपने ये आई थिंक यूट्यूब पर नहीं मिलेगी क्लास आपको, ये हमारे कोर्स में ही है एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम पर। तो ये जो अभी मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि जो मैंने अभी यहाँ पे ये चारों पॉइंट्स देखे हैं ना, नॉन डिक्टेटरशिप, ये देखो पेरेटो क्राइटेरिया, अनरेस्ट्रिक्टेड, ये तो सारे ही इसकी असम्पशंस हैं।
ऑल फोर आर एजम्पशंस ऑफ एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। और ये पूरी बड़ी अच्छी मैंने इसकी एग्जांपल भी दी हुई है ये वाली। आप अब मैं अभी समझाने बैठ गई तो 1 घंटा इसी को लग जाएगा, है ना। सो उसके लिए आप अलग से क्लासेस देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रिग्रेशन मॉडल है, इसमें मल्टीकोलिनियरिटी के कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि रिजल्ट्स क्या होते हैं। अगर मल्टीकोलिनियरिटी आ जाए मॉडल में तो क्या रिजल्ट्स होते हैं। मल्टीकोलिनियरिटी यानी कि कोरिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, ठीक है, जैसे वेल्थ एंड इनकम। तो क्या रिजल्ट्स होंगे, हमने इसके टेस्ट बड़े अच्छे से रटे हुए हैं, फरार, ग्लोबल टेस्ट, फ्रिश, कन्फ्लुएंस, बंच मैप एनालिसिस वगैरह वगैरह, 10 तरह के टेस्ट आपको रटवाए हुए हैं। तो इसका ए आंसर है। देखो मैं आपको पहले ये मेरी बुक से, मैंने अपनी बुक से स्क्रीनशॉट लिया जो मेरी नोट्स वाली बुक है, ठीक है। देखो क्या होता है कि अगर मल्टीकोलिनियरिटी परफेक्ट है ना, उस केस में वेरिएंस एंड कोवेरिएंस जो है इन्फिनिटली लार्ज होते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इनवैलिड होता है, ओएलएस एस्टिमेट्स को हम डिटर्मिनेट ही नहीं कर सकते, वो इनडिटर्मिनेट होते हैं, ठीक है। अगर मल्टीकोलिनियरिटी परफेक्ट नहीं है, लेस देन परफेक्ट है, उस केस में जो अपने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है बीटा 1 बीटा 2 ये होते हैं ना, देखो ऐसे प्लस एरर टर्म, ठीक है। अब इसमें जो मेरे ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं ये डिटर्मिनेट है, हम इसको डिटर्मिनेट कर सकते हैं, पर वेरिएंस लार्ज आएगा। लार्ज तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस लिखो, चलो लार्ज वेरिएंस आएगा, ठीक है। प्रिसिशन नहीं होगी एस्टिमेट्स में, एक्यूरेसी नहीं होगी। लार्ज वेरिएंस के कारण कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जो हैं वो वाइडर हो जाएंगे, ठीक है, जिससे नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ेंगे। टी रेशियो मेरी स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट बन जाएगी। और ये सारा इकोनोमेट्रिक्स का पार्ट है। अगर आपने मेरे से इकोनोमेट्रिक्स पढ़ी हुई है तो आई डोंट थिंक कि ये सारे चीज़ें में आपको कंफ्यूजन होगी, चीज़ें सब पे पता होंगी आपको, है ना, क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल्ड वे में इकोनोमेट्रिक्स पढ़ी है अपने बैच में। टी रेशियो बिकम इनसिग्निफिकेंट, आर स्क्वायर जो है वो बहुत हाई हो जाता है, आर स्क्वायर हाई हो जाता है, ठीक है। तो एंड ओएलएस एस्टिमेट्स और उनके स्टैंडर्ड एरर्स जो हैं वो स्मॉल चेंजेस के लिए, मतलब थोड़े से चेंजेस भी हो तो उससे वो बदल जाते हैं, कैन बी सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस इन डाटा, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये देखिए आप क्या सही जवाब इसका होगा। इसका सही आंसर ए है। लेट्स सी 1 to 4 हाई स्टैंडर्ड एरर्स, बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा है। लो टी वैल्यूज लो, एंड क्योंकि देखो ना टी क्या होता है, बीटा कैप माइनस बीटा ओवर स्टैंडर्ड एरर। तो अगर मेरा वेरिएंस ज़्यादा है यानी कि स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा है, स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो टी रेशो कम होगी क्या नहीं, ठीक है। एंड हाई आस्क किया तो 1 2 and 4। आगे देखो, एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद ऑब्टेनिंग। देखो एक होता है आपका यूटिलिटी फंक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, एक होता है एक्सपेंडिचर फंक्शन मेरा, शेफर्ड्स लेमा होता है, रोज आइडेंटिटी होता है ना, एंड कंपनसेटेड डिमांड कर्व, मार्शलियन डिमांड कर्व, ऑल दीज थिंग्स आई हैव क्लियर्ड। यूट्यूब पर फ्री लेक्चर है, वो आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले मैंने डाला था नेट के लिए, IES के लिए, RBI DPR के लिए। दैट लेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ये सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर करे हुए हैं आपको, ठीक है। रोज आइडेंटिटी, शेफर्ड्स लेमा, एक्सपेंडिचर फंक्शन, इनडायरेक्ट डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन कोर्स में भी है, और ये YT पर भी है लेक्चर, आप इसके बाद देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, एक्सपेंडिचर ने देखो, मैं एक छोटा सा आपको इसका ओवरव्यू दिखा देती हूँ। हिक्सन डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड यूटिलिटी। हिक्सन डिमांड फंक्शन या दिस कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन, उसके केस में हमको एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना होता है, एक्सपेंडिचर फंक्शन को मिनिमाइज करना होता है गिवन यूटिलिटी। हिक्सन डिमांड फंक्शन फाइंड करने के लिए वी हैव टू मिनिमाइज एक्सपेंडिचर फंक्शन गिवन यूटिलिटी, ठीक है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर, हिक्सन डिमांड। आगे देखो, ISLM फ्रेमवर्क में अगर मनी सप्लाई बढ़े तो उससे क्या होगा, लेट्स सी। ये मेरा LM कर्व है, राइट, हियर इज इनकम एंड हियर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो IS कर्व ऐसे बनता है। अब मनी सप्लाई बढ़ेगी, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ने से हमने पढ़ा कि LM कर्व मेरा आगे शिफ्ट होगा, ये मेरा IS कर्व है, ठीक है। पहले हम इस पॉइंट पर थे, अब ये हम इस पॉइंट पर आ गए, तो क्या हुआ देखो, इनकम बढ़ी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, LM कर्व राइट शिफ्ट हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, इक्विलिब्रियम इनकम बढ़ी। तीनों ऑप्शन सही है, डी इज ए करेक्ट आंसर। आगे देखो, कहते हैं कौन सा ग्रोथ मॉडल प्रिडिक्ट करता है कन्वर्जेंस बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल। तो बताइए, मैंने आपको एक चीज रटवाई है, कन्वर्जेंस
किस मॉडल में कन्वर्जेंस की बात होती है? सोलो स्वेन मॉडल। और किस मॉडल में डिवर्जेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम की बात होती है? हैरेड डोमर मॉडल। कन्वर्जेंस इज लाइक दैट, इक्विलिब्रियम के पास आना। डिवर्जेंस इज लाइक दैट, दूर जाना। कॉबवेब मॉडल में पढ़ते हैं ऐसा। सो दैट इज सोलो मॉडल। तो मैं इसके बारे में समझा देती हूँ आपको। हम ये देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया था इसमें सोलो मॉडल में कि कन्वर्जेंस क्या है। अगर दो कंट्रीज में सेम रेट ऑफ सेविंग है, सेम रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है एंड सेम टेक्नोलॉजी है, तो उनके पर कैपिटा इनकम के लेवल्स इवेंचुअली कन्वर्ज हो जाएंगे, यानी कि इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि जो पुअर कंट्रीज होते हैं इनका जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है वो हाई होता है, लेस कैपिटल पर वर्कर है ना। तो हाइयर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है, जिस कारण पुअर इकोनॉमीज टू ग्रो फास्टर देन वेल्थियर वंस। पुअर इकोनॉमीज ज्यादा तेजी से ग्रो करती हैं, है ना। और अगर इनमें ये तीनों चीजें सेम है, सेविंग, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सेम टेक्नोलॉजी, तो दोनों के पुअर इकोनॉमीज जो हैं इवेंचुअली कैचअप कर लेंगी रिच इकोनॉमीज को और इक्वल हो जाएंगी दोनों, है ना। तो ये चीज आगे देखो, इनमें से क्या सही है बताना है। WTO deals with trade disputes. IMF provides short-term balance of payment support. World Bank primarily finances long-term development projects. तो देखिए बिल्कुल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है, फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही है। IMF शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट बिल्कुल सही। वर्ल्ड बैंक जो है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करता है, ये भी वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म, IMF शॉर्ट टर्म। हमने पढ़ा है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है आपके, डी इज करेक्ट। अगर कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेस प्रोडक्शन फंक्शन में टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक हो तो फैक्टर्स बिकम। चलिए ये भी हम पहले समझते हैं। तो ये देखिए, ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है सेस के केस में, सेस प्रोडक्शन फंक्शन के केस में, दैट इज 1/1 प्लस बीटा। ठीक है, अब इसमें अगर मेरा, ये भी पूछा जाता है आपको, ठीक है, इसका फार्मूला अगर मेरा बीटा 0 है, 0 आएगा तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 होगा, है ना। अगर मेरा बीटा इन्फिनिटी होगा तो डिनोमिनेटर में जब इन्फिनिटी आ जाता है तो वो चीज़ आपकी 0 बन जाती है, दिस विल बिकम 0। अगर आपका बीटा जो है ये -1 होगा, 1 - 1 कट जाएंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन्फिनिटी आ जाएगी, बिकॉज डिनोमिनेटर अगर 0 हो तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका इलास्टिसिटी इज 1 वाला केस है, इसमें इसोक्वेंट्स कन्वेक्स होते हैं कॉब डुगला, क्योंकि कॉब डुगला में भी तो इलास्टिसिटी 1 होती है, इसोक्वेंट्स कन्वेक्स होते हैं, ये कॉब डुगला वाला केस है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इनफाइनाइट है तो ये स्ट्रेट लाइन इसोक्वेंट वाला केस है, जो हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में नहीं बनाते। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इनफाइनाइट होती है ना, ये है कन्वेक्स, ये ऐसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, है ना। और अगर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 है तो ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का केस होता है। ठीक है जी, तो यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, इन्फिनिटी है ना। आगे देखो, ये वही सेम क्वेश्चन आ गया, एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, थोड़ा मिलता जुलता, मतलब स्टेट्स दैट नो सोशल चॉइस रूल कैन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई। चारों ऑप्शन है ये भी। एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम में यही कहा गया था कि कोई भी सोशल चॉइस रूल जो है वो साइमल्टेनियसली ये सब चीजें सेटिस्फाई नहीं कर सकता, है ना। अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन, पेरेटो एफिशिएंसी, इंडिपेंडेंस ऑफ इरेलीवेंट अल्टरनेटिव्स, नॉन डिक्टेटरशिप, और ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ऑल 4 इज द करेक्ट आंसर। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ, इस पर वीडियोस देख लेना। पेरेटो ऑप्टिमलिटी, कैल्डर हिक्स कंपोजिशन क्राइटेरिया, बेर्गसन समल्सन सोशल वेलफेयर फंक्शन, एरो इम्पॉसिबिलिटी, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, ये टॉपिक्स पर देख लेना। ठीक है, आगे देखो, कुर्नो मॉडल, कुर्नो डुओपोली इक्विलिब्रियम में क्या होता है, लीडर फॉलोअर तो आपका स्टेकलबर्ग में हो गया। प्राइजेस किस में साइमल्टेनियसली चूज करते हैं, बैकट्रेंड में, बैकट्रेंड मॉडल में, है ना। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है ही नहीं ये। तो कुर्नो में क्या होता है, फर्म्स क्वांटिटी साइमल्टेनियसली डिसाइड करते हैं, और पूरे ओलिगोपोली मॉडल्स। अच्छा, कुर्नो मॉडल की ना मैंने थोड़े दिन पहले एक कहानी की फॉर्म में मॉडल आपको समझाया था, बच्चों ने बहुत लाइक किया था, वो शॉर्ट वीडियो था, एक शॉर्ट था, अभी देखना आप जब सर्च करोगे कुर्नो मॉडल MS स्टडी गुरु ऐसे करके सर्च करोगे, मेरा एक शॉर्ट वीडियो आएगा, और इस क्लास के बाद जरूर देख लेना, कहानी बनाई है। आज कुर्नो मॉडल को एक एग्जांपल से समझते
समझते हैं। जो कुर्नो मॉडल है ये ओलिगोपोली का मॉडल है, ठीक है, और नॉन कल्यूसिव मॉडल है। तो समझिए दो फर्म्स है मार्केट में, फर्म ए फर्म बी, यानी कि डुओपोली मॉडल है। होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि दो फर्म जो, ठीक है। तो इस क्लास के बाद जरूर देख लेना, क्योंकि कहानी की फॉर्म में वीडियो एडिटिंग करके एआई ग्राफिक्स यूज करके पूरा अच्छे से मैंने चीजें समझाई हैं आपको, ठीक है। आगे देखिए, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस इंप्लाई दैट एक्सपेक्टेशंस आर फॉर्म्ड। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में हम क्या पढ़ते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन कैसे फॉर्म्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस कैसे फॉर्म होती हैं, बाय करेक्टिंग पास्ट फोरकास्ट एरर्स। पुराने फोरकास्ट एरर्स जो हैं वो इवेंचुअली स्लोली ग्रेजुअली करेक्ट होते जाते हैं, ऐसा ही पढ़ते हैं ना इसमें। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। फिलिप्स का वर्टिकल ऊपर हो गया थोड़ा, 2 मिनट, ठीक है। फिलिप्स कर्व बिकम वर्टिकल इन द लॉन्ग रन अकॉर्डिंग टू, तो अभी ये मैंने आपको पढ़ाया था, अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल, यानी कि फ्रीडमैन यानी कि मोनिटरिज्म। फिलिप्स कर्व पे पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पर भी है, वो देख लेना, ठीक है। आगे देखो, ब्रुश-पगान टेस्ट किस में यूज होता है, हेटेरोस्डार्सिटी। और भी टेस्ट इसके देख लो, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, गोल्ड फेड क्वांटम टेस्ट, ब्रुश-पगान, पार्क टेस्ट, ग्लेजर टेस्ट और वाइट टेस्ट, सारे हेटेरो के टेस्ट हैं, ठीक है। आगे दे चलिए, डर्बिन-वैटसन किसका टेस्ट है, ऑटो कोरिलेशन का। ऑटो कोरिलेशन के 2-3 टेस्ट आपको रटवाए हुए, नॉन न्यूमन रेशियो टेस्ट, डर्बिन-वैटसन टेस्ट, लजुंग बॉक्स स्टैटिस्टिक भी होता है, एक एग्जाम में आया था ये, लजुंग बॉक्स क्यू स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो डर्बिन-वैटसन टेस्ट का ये फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है, 1 माइनस लैम्डा कैप। इसमें ये डर्बिन-वैटसन स्टैटिस्टिक है और ये जो आपका लैम्डा कैप है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन। तो अगर ये लैम्डा कैप 0 होगा तो D2 होगा, कैलकुलेट करके देख लो चाहे। अगर ये -1 होगा D4 होगा, अगर ये 1 होगा D0, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है ये 0 to -1 to 1 रेंज करता है ना, तो D आपका 0 to 4 रेंज कर रहा है। तो द करेक्ट आंसर इज सी। क्या, क्यों उसने कहा डर्बिन-वैटसन स्टैटिस्टिक इज अप्रोक्सीमेटली 2, इट इंडिकेट्स नो फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन, कि अगर डर्बिन-वैटसन स्टैटिस्टिक मेरा 2 है तो क्या लिखा है मैंने, दैट मीन्स नो ऑटो कोरिलेशन, यानी कि आपका ये जो कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन है इस केस में वो 0 है। अगर लिखा हो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन तो D आपका 4 आएगा, अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो D आपका 0 आएगा, ठीक है। आगे, ए नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज स्टेशनरी बनती है, मैंने आपको बताया हुआ है कि हम एक नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज को स्टेशनरी में जब करते हैं, है ना, कन्वर्ट, तो एक डिफरेंसिंग की टेक्निक यूज होती है। अब इसने लिखा है फर्स्ट डिफरेंसिंग यूज हो रही है। फर्स्ट डिफरेंसिंग का मतलब आपका दिस वन, इसके लिए सारी इकोनोमेट्रिक्स की क्लासेस देखनी पड़ेगी। मार्शल लर्नर कंडीशन स्टेट्स दैट डीवैल्यूएशन इंप्रूव ट्रेड बैलेंस व्हेन, सो जब इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट्स ग्रेटर देन 1 होगा तभी डीवैल्यूएशन सक्सेसफुल होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को दूर करने में। तो सम ऑफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। स्टॉपलर-सिमल्सन थ्योरम क्या प्रिडिक्ट करते हैं, स्टॉपलर-सिमल्सन थ्योरम क्या प्रिडिक्ट करता है, चलिए चलते हैं स्टॉपलर-सिमल्सन पर। सो स्टॉपलर-सिमल्सन में हम पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़िए, अगर रिलेटिव प्राइस कमोडिटी का बढ़ता है तो उससे रिटर्न और अर्निंग्स ऑफ द फैक्टर यूज्ड, जो इंटेंसिव फैक्टर है ना, उसकी अर्निंग्स बढ़ती है ना, यानी कि अबंडेंट फैक्टर गेन करता है और स्केर्स फैक्टर लूज करता है। अबंडेंट फैक्टर वो है जो इंटेंसिवली यूज हो रहा है ना, मतलब जो कंट्री के पास अबंडेंट है और उस चीज को बनाने में वो फैक्टर ज्यादा यूज हो रहा है, दैट इज अबंडेंट फैक्टर, ठीक है। सो उस फैक्टर के रिटर्न्स बढ़ते हैं, रेजेस द रिटर्न और अर्निंग्स ऑफ द फैक्टर दैट यूज्ड इंटेंसिवली इन द प्रोडक्शन, जो उस कमोडिटी की प्रोडक्शन में ज्यादा यूज हो रहा है, यानी कि अबंडेंट फैक्टर, ठीक है। तो यहां पर भी अब ये देखो, ध्यान से पढ़ो, क्या कौन सा सही होगा, प्राइस बढ़ने से गुड का, यही पढ़ा था हमने, ये देखो रिलेटिव प्राइस ऑफ इंक्रीज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, है ना। गुड का प्राइस बढ़ने से किसके रिटर्न बढ़ते हैं, उस फैक्टर के जो उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में ज्यादा यूज हो रहा है इंटेंसिवली, वो फिलहाल फैक्टर उस कमोडिटी की प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, उसके रिटर्न्स बढ़ते हैं, और स्केर्स फैक्टर के कम होते हैं, स्केर्स फैक्टर विल लूज।
ठीक है, तो ये हमने पढ़ा स्टॉपलर्स एमल्सन। आगे देखो, डाल्टन प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कब अचीव होता है? जब मार्जिनल सोशल बेनिफिट एंड मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इक्वल होते हैं, इस तरह से। दैट इज अ कर्व ऑफ मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, दैट इज अ कर्व ऑफ मार्जिनल सोशल बेनिफिट। जहां पे दोनों इक्वल होंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। लुईस के मॉडल में डेवलपमेंट कहाँ तक कंटिन्यू करती है? तो लुईस का मॉडल डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता है ना, सरप्लस लेबर की बात करता है। तो तब तक डेवलपमेंट होगी जब तक सरप्लस लेबर होगी। जब सरप्लस लेबर ही डिसअपियर हो जाएगी, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से सारी लेबर खत्म हो जाएगी, जो सरप्लस लेबर है वो खत्म हो जाएगी, तो उस केस में डेवलपमेंट भी वहां पे स्टॉप हो जाएगी। डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंटिल सरप्लस लेबर डिसअपियर। अब ये देखो, ये वही है जिस क्लास का मैं अभी जिक्र कर रही थी। रो आइडेंटिटी बिलोंग्स टू इंडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, शेफर्ड्स लेमा बिलोंग्स टू एक्सपेंडिचर फंक्शन, होटलिंग लेमा प्रॉफिट फंक्शन। ये गलत है बिकॉज स्लट्स की इक्वेशन बिलोंग्स टू, इसमें प्राइस इफेक्ट डिकम्पोज होता है सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट में। ठीक है, सो द क्वेश्चन डी इज ए करेक्ट आंसर। ये देखो, अब ये न्यूमेरिकल है, हैरेड-डॉमर मॉडल वारंटेड ग्रोथ रेट का, दैट इज S/C है ना। सेविंग रेशियो 0.24 है, कैपिटल आउटपुट रेशियो 4 है, कितना आएगा 0.06। कैसे पता चला? देखो, पहले पॉइंट भूल जाओ, सिर्फ डिवाइड करो, डिवाइड करके 6 आता है ना। अब पीछे से 2 रकमों के बाद पॉइंट है, आपने भी पीछे से 2 रकमों के बाद पॉइंट लगा देना। ठीक है, परसेंटेज में कितना आएगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 6 है ना, तो इट विल बी 6%। ठीक है, आगे डिमांड फंक्शन दे रखा है मार्जिनल कॉस्ट, तो इस केस में हम मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट को इक्वेट करेंगे। ठीक है, सो पहले टोटल रेवेन्यू निकाल लो, P मल्टीप्लाई बाय Q। P कितना है? 100 माइनस 2Q, और Q कितना आ गया? 100Q माइनस 2Q स्क्वायर, दैट इज माई TR। MR कितना आ गया? 100 माइनस 4Q। दोनों को इक्वेट करेंगे अब हम। ठीक है, MR है 100 माइनस 4Q और MC कितना है? 20 माइनस 4Q इज इक्वल टू 20 माइनस 100 माइनस 80। ये कट गए आपस में, तो इट विल बी Q इज इक्वल टू 80/4। 4 2 का 8 20 आ रहा है आपका Q। कैसे पता चला कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है? MR का स्लोप शुड बी लेस देन स्लोप ऑफ MC। सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की? स्लोप ऑफ MR शुड बी लेस देन स्लोप ऑफ MC। इसकी भी बेसिक्स क्लासेस चैनल पर आप देख सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वाली क्लास, एक्सट्रीमम मैक्सिमम मिनिमम वाली क्लास। ठीक है, सो MR का स्लोप का मतलब MR की डेरिवेशन -4 और MC की डेरिवेशन 0 होगी बिकॉज वो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो बिल्कुल सही, ये सेटिस्फाई कंडीशन हो रही है। ये कंडीशन इसलिए समझाई है बिकॉज इट इज अ सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो ये सेटिस्फाई करती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज ही हो रहा है, मिनिमाइज नहीं हो रहा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 20 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या फार्मूला लगेगा? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.8 है मेरा। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के केस में ये फार्मूला ऐसे होता है कि नहीं? उसने क्या रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है, दूसरा आप बताओ क्या होगा, है ना। क्या करेंगे? इस साइड ले आओ स्क्वायर, है ना, अंडर रूट इस साइड आके स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कैसे सॉल्व करोगे? पहले 8 का स्क्वायर कर लो, 64 आ गया, है ना। 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, 8 का 64। एक रकम के बाद इधर पॉइंट है, एक रकम के बाद इधर पॉइंट है, यानी कि 2 रकमों के बाद पीछे से पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, डिवाइड में 0.4 कर दो, ये BXY आ गया। ठीक है, अब फिर से पॉइंट वाला डिवाइड है, कैसे करोगे? पहले सिंपल डिवाइड करो, 4 1 का 4, 6 4 का 24, है ना, तो 16 है। अब ध्यान से समझो, 2 रकमों के बाद इधर पॉइंट है और एक रकम के बाद इधर, डिवाइड में है ना, डिवाइड में है। दैट मीन्स
ऐसे है ना, 2 रकमों के बाद ऊपर है, 1 रकम के बाद नीचे। सो इससे ये कट जाएगा, सिंपल एक बचेगा, बस 1 रकम के बाद पॉइंट आएगा पीछे से, यानी कि 1.6। ये ट्रिक है जस्ट पॉइंट वाली डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस करने की। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई करना है तो प्लस कर देते हैं, डिवाइड करना है तो ऊपर 2 के बाद है, नीचे 1 के बाद है, 1 से कट जाएगा, 1 रकम के बाद आएगा, दैट इज विल बी 1.6। ठीक है, सो इट विल बी योर 1.6। आगे देखो। अच्छा, अब ना ये चीज मेरी ध्यान से समझो, ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल वाली। हम कंज्यूमर बिहेवियर में ये डायग्राम करते हैं, दैट इज माई इंडिफरेंस कर्व एंड दैट इज माई प्राइस लाइन, बजट लाइन, है ना। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई बराबर हो पी एक्स ओवर पी वाई, है ना। और यू कैन राइट इट एम यू एक्स ओवर एम यू वाई इज इक्वल टू, ऐसे ही पढ़ा हुआ है ये तो हमने, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना। तो यहाँ पे वही निकालना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऑप्टिमम कंजम्पशन बंडल वही होगा ना जिस पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। तो क्या करेंगे हम, अब ये देखो, यूटिलिटी फंक्शन मेरे पास एक्स वाई है, ठीक है। तो आप जो बजट लाइन बनाते हो वो कैसे बनेगी, बजट लाइन ऐसे बनती है, बजट इज इक्वल टू पी एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस पी वाई मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। 120 इज इक्वल टू 10x प्लस 20y, ये बनेगी, है ना। अब मुझे चाहिए क्या इसमें, एम यू एक्स ओवर एम यू वाई, लेट्स सी एम यू एक्स कितना आएगा, डेरिवेशन करोगे इसकी एक्स की रिस्पेक्ट में तो वाई आएगा, और एम यू वाई कितना आएगा, वाई की रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स आएगा। ऐसे ही है ना कि जब एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वाई इज ए कॉन्स्टेंट, है ना। तो करो यहाँ पे पुट, वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू पी एक्स कितना है 10, पी वाई कितना है 20, राइट। ठीक है, अब यहाँ से मैं y निकाल सकती हूँ, इसको दूसरी साइड, यहाँ x, 2 मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2y इज इक्वल, x निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा। सही है, समझ आ गई बात ना, यहाँ तक ये पुट किया है। अब मैंने बजट लाइन क्या निकाली थी, ये बजट लाइन, इस पर पुट करो वैल्यूज सारी, करो पुट, नेक्स्ट स्लाइड में करें। 120 इज इक्वल टू 10x प्लस 20y, है ना, और x मेरा 2y आ रहा है, देखो यही था, x इज इक्वल टू 2y, है ना। पुट कर दीजिए, 120 इज इक्वल टू 10 2y प्लस 20y, ठीक है। 120 इज इक्वल टू 20y प्लस 20y, दैट विल बिकम 40y, 120 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू y, 0 से 0 कट गया, 4 3 का 12, y मेरा 3 आ गया, ठीक है। अब x निकालो, x क्या, x तो सिंपल है, इस पर पुट कर दो, x इज इक्वल टू 2, तो x आ गया मेरा 6, यानी कि ऑप्टिमम बंडल आ गया आपका 6 and 3, 6 and 3, बिल्कुल सही, समझ गए, इज इट क्लियर। चलिए आगे देखिए, केंजियन मॉडल में अगर एमपीसी मेरा 0.75 है ना, तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ विल इंक्रीज इक्विलिब्रियम इनकम बाय, मल्टीप्लायर का फार्मूला लगा दे, क्या है मल्टीप्लायर का फार्मूला, यहाँ पे लगेगा, एमपीसी दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इनकम दी, हाँ इन्वेस्ट वही लगेगा ना। तो देखो लेट्स सी, ये एक फार्मूला होता है मेरा, है ना, और एक फार्मूला ये होता है इन्वेस्टमेंट के केस में अगर हम लगाएंगे, ठीक है, इट विल बी लाइक दैट। तो यहाँ से पहले के निकाल लो, 1 माइनस 0.75 आएगा, 1 ये आ जाएगा 1.025, ठीक है, 1 ओवर 0.25, 100 आ जाएगा ना, 2 रकमों के बाद पॉइंट है ऊपर 100, ये 4 आ गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, 4 इज इक्वल टू, ये मुझे पता करना है इनकम, और इन्वेस्टमेंट कितनी है 100 है, ठीक है। तो चेंज इन y विल बी 400 इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए
आगे देखो, मार्जिनल कॉस्ट पता करनी है, दैट इज वेरी सिंपल। टोटल कॉस्ट दे रखी है, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि इसका डेरिवेशन करो 10 + 2Q, राइट। Q 5 पुट कर दो, 10 + 2 5, 10 + 10 दैट विल बी 20। ये क्वेश्चन इजी था बड़ा, है ना, ये आपका पीजीटी लेवल का कर लो इसको। चलो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B अगर मुझे निकालना है, सो द फार्मूला इज दैट, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। A का है 0.6, B का है 0.5 और A इंटरसेक्शन B 0.2। कितना हो गया ये 0.11, इसमें से 0.2 माइनस करोगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ सी कैसे आया, उल्ट गलत बोल दिया मैंने। 0.9 इज द करेक्ट आंसर, सॉरी, बिकॉज 0.11 में से 2 माइनस करोगे सो इट विल बी 0.9। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 मिनट, हाँ, अगर कोरिलेशन 1 है, ठीक है, तो दोनों जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं दैट इज BXY एंड BYX वो पॉजिटिव होंगे। बिल्कुल सही है भाई, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, दैट इज अ प्रॉपर्टी। अगर कोरिलेशन -1 है तो मेरे दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स नेगेटिव ही होंगे। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स ये सही हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज। आगे कॉब डुगला प्रोडक्शन फंक्शन के केस में कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज इसकी दिखा देती हूँ। जो हमारा कॉब डुगला प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ऐसे लिख लिया मैंने इसको, ठीक है, ये एक तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री अल्फा प्लस बीटा है। अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है दैट मीन्स लीनियर होमोजीनियस है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। अगर ग्रेटर देन 1 आएगा तो इट विल बी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, कॉब डुगला के केस में मेरी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 रहती है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ईच फैक्टर, और ये हमने प्रूव करके भी पूरा, मैंने आपको एक कॉब डुगला इंसेस प्रोडक्शन फंक्शन वाली मेरी क्लास है, पूरे उसमें ना मैंने डेरिवेशंस करवाई होंगी, एडवांस लेवल की क्लास है वो, यानी कि एक एक चीज़ डेरिवेट करके बताइए कैसे आपको मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, एवरेज प्रोडक्ट निकालना है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स का क्या मतलब होता है, उसको मैथमेटिकली प्रूव कैसे करना है। दैट विल बी यूजफुल फॉर not only UGC NETO teaching level exams, it will also useful for Indian Economic Service, RBI DPR, यूट्यूब पर क्लास पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और अल्फा रिप्रेजेंट आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, बीटा रिप्रेजेंट आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, है ना। AP एंड MP जो है दे आर फंक्शंस ऑफ रेशियो फैक्टर्स, फैक्टर्स की रेशियो के फंक्शंस होते हैं। तो D आंसर इसमें सही है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब ये वाला जो पर्टिकुलर है इसमें दोनों को प्लस करोगे तो 1 आएगा, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका यूनिटी है, ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट्स जैसे मैंने कहा डिमिनिश ही होते हैं, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई डिमिनिशिंग मार्जिनल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ईच फैक्टर, कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिनिश होगा। और इसके प्रूफ्स के लिए, मैथमेटिकल प्रूफ्स के लिए यू कैन वॉच द क्लास जो मैंने अभी मेंशन करी। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। आपको कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है जी। और इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और आपके प्रैक्टिस अपने जो होते हैं टेस्ट, PYQs, एवरीथिंग हर कोर्स में हमारा अवेलेबल होता है। उसके अलावा आपको डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी मिलती है, जो आपके नोटिस बोर्ड में एक नंबर डाल दिया जाता है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप डाउट रिजॉल्व अपने कर सकते हैं। ठीक है जी, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट गाइडेंस एंड बेस्ट प्रिपरेशन, बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ आप इकोनॉमिक्स के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।